जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और सभी कामों से बाहर निकल कर अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जीवन के जद्दोजहद में पढ़ाई बहुत जरूरी होता है और यही हमारा स्टडी हमें एक करियर तक पहुंचाता है। उसके लिए हमें एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड वर्क के तहत लिमिटेड सिलेबस को पूरा करना होता है, तभी हम अपने लक्ष्य को पहुंचते हैं और अपने मुकाम को प्राप्त करते हैं। तो इसी क्रम में हम आप सबों का आज फिर से एक बार अपने चैनल डॉक्टर वीरेंद्र जो जीएस फैकल्टी करके आपके समक्ष उपस्थित है, उस पर मैं आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारा ये टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का अगला कड़ी, जो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन से इकोनॉमिक व्यवस्था मौजूद है, उसी को लेकर के नेचर ऑफ इकोनॉमिक टॉपिक से हमने पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्शन दिया था, उसी में कल पिछले वीडियो में मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। और आज हम लोग दूसरे एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिज्म इकोनॉमी। नाम से स्पष्ट है, सोशलिज्म। सोशलिज्म शब्द एक ऐसा शब्द है जो आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था की भी एक प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। अर्थात समाज की ऐसी व्यवस्था या राज्य की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में और पॉलिटिकल एक्टिविटी में। लेकिन पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को वह ऑर्गेनाइज करता है, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी को या पॉलिटिकल सिस्टम को वह अरेंज करता है। इसी को लेकर के सबसे पहले एक ब्रिटेन के बहुत बड़े फिलोसोफर कह सकते हैं, अर्थशास्त्री कर सकते हैं, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले इकोनॉमी में या सोशलिस्ट इकोनॉमी को शब्द के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। अर्थात समाजवादी शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था और उनका एक पुस्तक था जिसका नाम था कोऑपरेटिव मैगजीन। कोऑपरेटिव मैगजीन में उन्होंने 1837 ईस्वी में इस शब्द को प्रयोग किया। बाद में इसी शब्द को लेकर के एक विद्वान थे जिसका नाम था हेनरी डी सेंट साइमन। उन्होंने इसको एक तरह से कह सकते लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बेहतर ढंग से जो प्रयास किया और वो कामयाब रहा वह था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक भी थे और उन्होंने अपने दास कैपिटल में सबसे पहले समाजवादी शब्द को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और सफल भी हुआ। लेकिन 1917 में रसिया में सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इस समाजवादी इकोनॉमी को लेकर के जो वहां का रोमानोव राजवंश था उसके अगेंस्ट में एक क्रांति किया जिसको रशियन क्रांति कहते हैं। और उनके द्वारा जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टी था जिसका बोल्शेविक नाम दिया गया था, तो बोल्शेविक क्रांति हुई। उसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रोमानोव राजवंश का रशिया से अंत हो गया और उस राजवंश जो निकोलस सेकेंड था वहां के जार, उसका अंत हुआ और वहां पर लगभग 1921-22 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत लेनिन ने एक नया समाजवादी राज्य का स्थापना किया। दुनिया में सबसे पहला समाजवादी राज्य रशिया में बना। अब सवाल उठता है कि आखिर समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होता है। तो सोशलिज्म इकोनॉमी अपने नाम के अनुरूप सार्थक परिस्थिति को कन्वर्ट करता है या स्टेबल करता है। अर्थात कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की वह प्रणाली जिसमें राज्य के द्वारा किसी भी उत्पादन की प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और इसमें ग्रोथ कैसे हो, इन सारी समस्याओं का और सारी व्यवस्थाओं का जो मैनेजमेंट किया जाता है वह राज्य के दायित्व पर होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके मांग और पूर्ति के आधार पर नहीं होगा, बल्कि वह बाजार में लोगों के कल्याण को फोकस करके होगा। अर्थात सामाजिक कल्याण इसका मूल मकसद होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ मैंने वर्कआउट किया है
बोर्ड पर कुछ लिखा है उसको मैं सबसे पहले एक एक करके बताता हूं, आखिर उसमें क्या टर्म है और वह टर्म हमारे लिए किस तरह से याद करने योग्य है और इम्पोर्टेंट है। लिखा है हमने कि आर्थिक विकास की वह प्रणाली जिसमें साधनों का आवंटन, विनियोग की, उत्पादन के ढांचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर के बल्कि सामाजिक कल्याण या लाभ की प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। समझ सकते हैं कि वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात नहीं होती है, पर्सनल प्रॉफिट की बात नहीं होती है, बल्कि एक ऐसी धारणा होती है नियोजकों के वर्ग में जिसमें साधनों का आवंटन, उसके विनियोग की ढांचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से ऊपर उठ करके सामाजिक कल्याण और प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। जो सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम लोगों को वेलफेयर हो, उसी को ध्यान में रख करके हम सारे उत्पादन के संसाधनों का क्या करेंगे, आवंटन करेंगे, प्रबंधन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसका ऑप्टिमम यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत प्रॉफिट नहीं, वेलफेयर के नाम पर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आर्थिक व्यवस्था की गतिविधियों को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का पूरी तरह से स्वामित्व होता है। किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से किसी खास नियोजकों का, मतलब पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का या व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है। इसमें राज्य का हस्तक्षेप मुख्य रूप से होता है। इसी डिफिनेशन के आधार पर, इसी धारणा के आधार पर कुछ इंडिकेटर स्पष्ट होता है जिसमें हम कह सकते हैं उसके लक्षण या विशेषता स्पष्ट होता है, जिसको हम एक एक करके यहाँ पर नोट किया है और आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ और बहुत ही आसानी से आप इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी शब्द का अगर मीनिंग आपको पता चल जाए, उसका अर्थ पता चल जाए, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है और आपको वो सिस्टम दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले प्रयास किया जाए आखिर इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है। पहला लक्षण है इसमें उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। कह सकते हैं उत्पादन का साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस होता है। इस पर जो स्वामित्व होगा अर्थात प्रबंधन का, जो नेतृत्व का, जो अथॉरिटी होगा, वह सामाजिक रूप से होगा। कह सकते हैं कि समाज का होगा, राज्य का दायित्व होगा। दूसरा है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस होता है उसका मैक्सिमम यूज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपने देखा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमम होगा। क्योंकि उस नियोजक का एक उद्देश्य होता है कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, साथ ही साथ भविष्य में भी उन आवश्यकताओं से हम वंचित नहीं रहे, इसलिए साधनों का उपयोग हम ऑप्टिमम रूप से करेंगे। तो साधनों का उपयोग क्या होता है, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। उसके बाद क्या होता है, अधिकतम सामाजिक लाभ होता है, मैक्सिमम वेलफेयर, सोशल यूटिलिटी के आधार पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर ही प्रोडक्शन या उसका निर्धारण होगा, उत्पादन के साधनों का वितरण होगा। चौथी लक्षण है कि सरकार का हस्तक्षेप की नीति होता है, अर्थात किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, उसका मूल्य निर्धारण कैसे हो, इन सारी बातों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसीलिए इसमें इंटरफेयर कॉन्सेप्ट होता है। एक और है पांचवा, आर्थिक नियोजन का प्राधिकरण, अर्थात आर्थिक नियोजन का यहाँ पर नियोजित व्यवस्था होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होता है, अर्थात सारा चीज एक प्री प्लान्ड के तहत होता है और इसमें एक योजना का, नियोजन का, प्लानिंग अथॉरिटी का एक प्राधिकरण होता है। वह सबसे पहले ये तय करता है कि किस वस्तु का उत्पादन किसके लिए किया जाए, कौन सी आर्थिक समस्या को सबसे पहले समाधान किया जाए और उसे समाधान किस बेसिस पर किया जाए, उससे मैक्सिमम लाभ समाज को कैसे होगा, ये सारा निर्धारण एक नियोजक इकाई के द्वारा होगा। इसके बाद है सामाजिक समानता होता है, इसका मकसद ये होता है सोशल इक्विटी को स्टेबल करना। ठीक है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि सोशल इक्विलिटी कब होगा, जब समाज के अंतिम इकाई तक या समानता के आधार पर आय और साधनों का वितरण हो। समानता के आधार पर तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये तो प्राथमिकता दिया जाता है और ये कौन कर सकता है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जा सकता है या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। एक सातवां है मूल्य तंत्र का तो एकदम बिल्कुल अभाव होता है, अर्थात कह सकते हैं किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति पर नहीं होता है, सप्लाई और डिमांड पर नहीं होता है। सप्लाई और डिमांड पर होगा
तो जहां संतुलन होगा वहां नियोजक को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि मूल्य वहां निर्धारित होगा जहां पर निर्धारण से मैक्सिमम वेलफेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण हो। कुछ और भी लक्षण है इसके, विशेषता है, जैसे कि निजी संपत्ति का प्रतिबंधित हो जाता है। निजी संपत्ति अर्थात प्राइवेट अथॉरिटी के में अधीन जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं उसका कोई वर्चस्व नहीं होता, अर्थात निजी संपत्ति का प्रतिबंधित हो जाता है, निजी संपत्ति का अथॉरिटी समाप्त हो जाता है। एक और है राज्य द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। तो राज्य द्वारा भाई कीमतों का निर्धारण किस उद्देश्य से किया जाएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके, व्यक्तिगत लाभ को यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक है, पूंजी का निर्धारण या वस्तु के मूल्य का निर्धारण हम वैसे ही करते हैं जैसे कि जिससे आम लोग या मैक्सिमम लोग उसको खरीद सके। एक और होता प्रतिस्पर्धा, जो है कंपटीशन का भावना तो होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी सरकार का होता है, राज्य का होता है, और राज्य के द्वारा अगर उत्पादन की इकाई को संचालित किया जाए तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, वहां पर इक्वलिटी होगा, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने का या समान आय मिलने का ज्यादा अवसर होता है। एक और है वर्ग संघर्ष का अभाव होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपने देखा था कि जहां पर नियोजक व्यक्तिगत पूंजीपति, व्यक्तिगत उद्योगपति मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए, बनाने के लिए साधनों का अधिकतम उपयोग करता है, यहाँ पर साधनों का ऑप्टिमम उपयोग करेगा, वेलफेयर करेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर एक नियोजक और एक मजदूर के बीच में एक सामंजस्य का भाव रहेगा, क्योंकि उसमें उसको वेलफेयर मिलेगा, उसमें उसको कल्याण होगा, तो वर्ग संघर्ष की स्थिति होती ही नहीं है। वैसे जहां वर्ग संघर्ष होगा वहां बार्गेनिंग होगा, वहां हड़ताल होगी, वहां काम रोको होगा, वहां उत्पादन प्रभावित हो सकता है और लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार का मतलब इंटरफेयर वहां जरूरी हो जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यही चीज होता है। ठीक है, उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष नियंत्रण होता है, क्योंकि उत्पादन दो सेक्टरों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। लेकिन कभी कभी कोऑपरेटिव होता है, अर्थात प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है, जिसको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेसिकली यह देखा जाता है कि उत्पादन की जो इकाई है वह सार्वजनिक क्षेत्र का होता है और पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ खास लक्षण था जिसको मैंने आप लोग को बहुत ही आसानी से, आसान वर्ड में, आसान शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में आपको बताया। और आप अगर इसको आप पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पर व्याख्या करेंगे, तो आपको लगेगा कि हमें दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में कुछ देश ऐसा है कि समाजवादी इकोनॉमी को पर कंफर्म करता है, स्टेबल है वहां। वैसे सबसे पहला देश रसिया था, इसके बाद चाइना, ठीक है, क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, और आंशिक रूप से प्रस्तावना में भारत को भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे पक्का समाजवादी कहा जाता, सच्चा समाजवादी कहा जाता था, और थे वास्तव में उन्होंने समाजवादी की व्यवस्था को लागू किया था। और भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को भले 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन शुरुआती दौर से समाजवादी शब्द तो था, समाजवादी व्यवस्था तो जो थी, लेकिन संवैधानिक संरक्षण नहीं था। इसीलिए प्रस्तावना में ऐड होने के बावजूद भी उसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से होता था, लेकिन संवैधानिक संरक्षण दिया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द में एक शब्द समाजवादी था। ठीक है, वैसे पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को उसमें जोड़ा गया। तो आज के इस लेक्चर में आपने क्या समझा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ धारणा को समझा, उसके डिफिनेशन को समझा, और कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने बताया जो एक तरह से लक्षण या विशेषता थी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, हमें लाइक करना है या उसको शेयर भी कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, और ये मेरा फर्ज है। मेरा उम्मीद यही है, मेरा ये मकसद है कि मैं अपने ज्ञान को या अपनी जो समझ है, लर्निंग लेवल है, वो आप तक पहुंचाए, और इससे बेहतर और आसान तरीका मुझे नहीं लगा। मैं कई जगह
पढ़ा रहा हूँ और उससे जो खास लिमिटेड बच्चों को मैं कुछ देता हूँ, उसके अलावा भी व्यक्तिगत तौर पर ये प्रयास है और ये प्रयास मुझे लगता है बहुत ही सार्थक हो रहा है। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित जो ज्ञान है, वो जो समझ है, वो और परिपक्व होगा और किसी भी पुस्तक को अगर आप अपने से सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं तो आपकी समझ और बेहतर होगी। इसी शुभकामना के साथ और इसी वार्तालाप के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।